Hello everyone, welcome to the platform of Success Plus Academy. This is Purvija, your biology mentor, and today we are going to talk about our next topic which is animal tissue. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में बात की थी और उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया है वीडियो लेक्चर्स में बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड वीडियोस और तो रिमेनिंग टॉपिक्स हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। ठीक है, जो एनिमल टिश्यू है वो 4 टाइप्स का होता है। चार तरह का है। सबसे फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। ओके, एपिथेलियल टिश्यू जिसको उपकला ऊतक भी बोलते हैं। क्लियर। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू जिसको संयोजी ऊतक बोलते हैं हिंदी में। थर्ड है मस्कुलर टिश्यू जिसे हिंदी में कहते हैं मांसपेशियों का ऊतक। और जो फोर्थ टाइप है वो है नर्वस टिश्यू। लास्ट है नर्वस टिश्यू जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका ऊतक। क्लियर। देखो, एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स का है। एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक, सेकंड है संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू या फिर मांसपेशियों का ऊतक, और फोर्थ टाइप है नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। ये 4 आपको एकदम याद हो गए। उसके बाद अब क्या करना है, हमें इन सब के बारे में डिटेल पढ़नी है। तो भाई एपिथेलियल टिश्यू का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसके क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होंगे। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आपको कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन दे देंगे। ठीक है, और सपोज आपसे उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हार्ट की जो वॉल है उसमें कौन सा टिश्यू होता है। ठीक है, या फिर मान लो स्टमक की जो इनर लेयर है वहां पे कौन सा टिश्यू होता है। इस तरह करके एग्जाम में टिश्यू से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि किस ऑर्गन में कौन सी टाइप का टिश्यू होगा। अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो उसका मेन रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो मेन उसका फंक्शन क्या है और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। इसी तरह से मसल्स और इसी तरह से नर्वस टिश्यू के बारे में। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से यही इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटेल में पढ़ना एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू में देखते हैं कि इनका ओरिजिन कौन सी लेयर से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ कि हमारी जो पूरी बॉडी फॉर्म हुई है, अब हमारी बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप की सेल्स और कितने डिफरेंट टाइप की टिश्यू है ना। तो हमारी जो कंप्लीट बॉडी फॉर्म हुई है वो किससे फॉर्म हुई है, वो 3 जर्मिनल लेयर्स से फॉर्म हुई है। 3 जर्मिनल लेयर्स, और इन्हीं जर्मिनल लेयर्स को हम लोग एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी बोलते हैं। क्लियर। मतलब जिस टाइम पे क्या होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स फ्यूज होते हैं, मेल और फीमेल के गैमीट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है और डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनता है, देन एम्ब्रियो से फीटस बनता है और फीटस से फिर एक डेवलप्ड बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पूरी कंटिन्यूअस प्रोसेस है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, ये ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में पहले 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। ठीक है, और उन 3 लेयर से ही हमारी पूरी बॉडी जो है ना, मतलब हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल, इन सब का फॉर्मेशन होता है इन 3 लेयर से। ठीक है, तो इसलिए इनको एम्ब्रियोनिक लेयर या फिर जर्मिनल लेयर बोलते हैं।
और इनके नाम है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं। देखो ऐसे 3 जर्मिनल लेयर्स है ना, 1 2 3। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, जो बीच वाली लेयर है उसको मीजोडर्म बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोडर्म बोलते हैं। तो अभी अपन ने क्या समझा कि इन 3 लेयर से हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, सारे जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इनसे ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करें तो वो किससे बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो तीनों जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों ही एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। देखो जो बाहर वाली है एक्टोडर्म, वो जो एपिथेलियल टिश्यू बनाएगी वो हो गया तुम्हारा स्किन, ठीक है, वो हो गया स्किन। जो बीच वाली लेयर है वो जो एपिथेलियल टिश्यू बनाएगी तो वो हो गई हमारी बॉडी कैविटी की लाइनिंग्स, ठीक है। और जो अंदर वाली लेयर है एंडोडर्म, ये जो एपिथेलियल टिश्यू बनाएगी वो हो गई तुम्हारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, उन सबकी लाइनिंग्स, ठीक है। उन ऑर्गन्स में अंदर की तरफ जो लाइनिंग है वो सब कौन सी बनाएगी, ये एंडोडर्म। तो अभी इसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन अभी आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इन तीनों ही जर्मिनल लेयर्स से एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन हुआ है या फिर फॉर्मेशन हुआ है। अब एपिथेलियल टिश्यू के मेन फंक्शंस क्या है कि एक तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखो अभी अभी मैंने बताया कि जो स्किन होती है वो किसका एग्जाम्पल है, एपिथेलियल टिश्यू का। पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, लार्जेस्ट ऑर्गन, तो वो भी आपको क्या बताना है, स्किन, ठीक है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में कि स्किन किस टाइप का टिश्यू है, तो आपको बताना है कि स्किन एपिथेलियल टिश्यू है। स्किन क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रही है ना। अगर स्किन ना हो तो फिर हमारी पूरी बॉडी को क्या एक डेफिनेट शेप मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। अंदर आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी कैविटी है अंदर, है ना, इस तरह की बॉडी कैविटी है, ठीक है। ये बीच में डायफ्राम हो गया, ये अपर बॉडी कैविटी, लोअर बॉडी कैविटी, और इसमें तुम्हारे ऑर्गन्स भरे हुए, ठीक है। ऐसे समझो कि है क्या, एक ड्रम है खाली, है ना, एक खाली ड्रम है, तो ड्रम की जो दीवारें हैं वो तो है तुम्हारी स्किन, और ड्रम अंदर से खाली है, ठीक है। तो उस खाली जगह में तुम्हारे ऑर्गन्स भरे हुए है ना, जैसे लंग्स, हार्ट, ट्रैकिया, ये सब ऊपर वाली बॉडी कैविटी में। नीचे वाली बॉडी कैविटी में क्या है, मतलब ड्रम का जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे क्या है, वहां पे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं लोअर साइड पे, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, किडनी है, अच्छा उसके अलावा लिवर, पेनक्रियास, ये सारे ऑर्गन्स हमारी लोअर बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो ड्रम की दीवार है, वॉल है, यानी कि वो क्या कर रही है, अंदर वाले सारे ऑर्गन्स को और अंदर जो भी कुछ है उस सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और उन सबको एक डेफिनेट शेप के अंदर रख रही है ना। वही सेम काम हमारी स्किन करती है हमारे लिए। इसके अलावा स्किन और क्या करती है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सके, हमें बीमार कर सके, उन सब के लिए भी एक बैरियर का फॉर्मेशन करती है। बीच में स्किन आ गई है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स या ब्लड या जो भी है उन सबके डायरेक्ट कांटेक्ट में पैथोजेंस नहीं आ सकते, ठीक है। तो स्किन हमें एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का भी काम करती है, इननेट इम्यूनिटी जिसे कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो एपिथेलियल टिश्यू का है वो है प्रोटेक्शन। अब स्किन तो चलो बाहर की तरफ है, उसका प्रोटेक्शन का रोल है, शेप प्रोवाइड करने का रोल है, वो सब आपको समझ आ गया। लेकिन हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे सपोज कि आपका है स्टमक, है ना। अब स्टमक की जो वॉल है, मतलब स्टमक क्या अंदर से तो खाली है ना, हॉलो ऑर्गन है, उसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है, वही वो खाली जगह पे ही तो खाना जाता है और वहां पे स्टोर होता है 2-3 आवर्स के लिए। तो अंदर की तरफ जो लाइनिंग है स्टमक में वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ऐसे ही जो डिफरेंट जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, आमाशय, अग्न्याशय, जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, हॉलो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो इंटरनल कैविटी है वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू की ही लाइनिंग प्रेजेंट होती है हमेशा।
देखो, तो जितने भी तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, स्किन का समझ आ गया, प्रोटेक्शन है, फिर ऑर्गन्स का समझ आ गया कि ऑर्गन्स की जो इनर लाइनिंग है उनकी कैविटी में, कैविटी का मतलब क्या होता है, गुहा या खाली जगह है, वहां पे ऑर्गन में जो लाइनिंग्स हैं। अब जैसे देख लो, माउथ की ही बात कर लो, माउथ की जो इनर लाइनिंग है वो एपिथेलियल की है। तुम्हारे नोज में या ये जो नेजल कैविटी है उसमें जो इनर लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, ठीक है। फिर ट्रैकिया यानी कि हमारी श्वास नलिका, उसकी जो इनर लाइनिंग है, अंदर वाली लाइनिंग, वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ईसोफेगस, ईसोफेगस यानी कि भोजन नली जिससे फूड जाता है, फूड पाइप, उसकी इनर लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। तुम्हारी स्टमक या आमाशय की जो इनर वॉल है, अंदर की तरफ जो लेयर है, दिस इज स्टमक, ये स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक की तो वॉल हो गई, एंड ये क्या है, स्टमक की कैविटी जहां पे खाना होता है, फूड होता है। तो ये जो इनर लाइनिंग है, एकदम अंदर वाली लाइनिंग, दिस इज ऑल्सो मेड अप बाय एपिथेलियल टिश्यू, है ना। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बात की। ऐसे ही हमारी ये जो बॉडी कैविटी है, मैंने बताया था ना कि एक ड्रम है, उसकी जो दीवार है वो तो स्किन हो गई, और उसमें तो वो जो ड्रम है अंदर से खाली है, तो वो खाली जगह हमारी बॉडी कैविटीज है, जहां पे हमारे ऑर्गन्स सिचुएटेड है, ठीक है। उनमें ऑर्गन्स लटके हुए हैं उसके अंदर, ठीक है, अपने अपने प्लेस पे ऐसे फिक्स है। और तो उस बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग्स है ना, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में देखो, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क प्रेजेंट है ना। तो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, ठीक है, वो भी, जैसे सपोज दिस इज ब्लड वेसल ना, तो अंदर से ये कैसी होगी, खाली होगी, यहाँ पे अंदर से ये खाली होगी ब्लड वेसल, बाहर तो इसकी वॉल होती है, ये तो इसकी वॉल होती है, मगर जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन, इसको ऐसे बीच में से काट के देखोगे तो पाइप जैसी है, ठीक है। जैसे पानी का पाइप होता है ना, अंदर से खाली होता है, वहां से वाटर फ्लो करता है उसमें, तो ब्लड वेसल भी अंदर से खाली है, वहां से खून बह रहा है। तो ये जो इनर इसकी लेयर है, एकदम इनर लेयर, यहाँ पे, ये भी कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। तो आप देख रहे हो, मतलब पता है, ये ना रटने की जरूरत नहीं है कि किस किस ऑर्गन में, आप एक बार इनको समझ लो ना कि एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका काम क्या है, तो फिर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड आप इजीली कर सकते हो। आपको इतने सारे ऑर्गन्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका काम समझो। तो यहाँ पे भी एक जो सरफेस है, उसको एक सरफेस देना, एक प्रोटेक्शन देना, है ना। आउटर लेयर किसी भी ऑर्गन की, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की होती है, और जो इनर लेयर होती है किसी भी ऑर्गन की, सबसे अंदर कैविटी के चारों तरफ जो लेयर होती है, वो भी हमेशा एपिथेलियल टिश्यू की ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कहाँ पे होते हैं, लंग्स में प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, हमारे फेफड़ों में। तो एल्वियोलाई में भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखो, हमारी बॉडी में जितनी भी डक्ट्स हैं, डक्ट्स का मतलब क्या होता है, नलिकाएं, नलिकाएं यानी कि जैसे वही पानी का पाइप होता है कि चारों तरफ तो उसमें वॉल है और अंदर से वो खाली है, अंदर से उसमें कैविटी है। तो जहां जो भी बॉडी में डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वहां पे भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू, उसकी लाइनिंग में या उसकी सरफेस पे, चाहे तो बाहर की लाइनिंग या फिर उसकी अंदर की लाइनिंग, ठीक है। किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती है, मतलब किडनी से जो ट्यूब्स निकलती हैं, जिन्हें कहते हैं यूरेटर्स, है ना। किडनी से जो ट्यूब्स निकलती हैं उन्हें यूरेटर्स कहते हैं, उसकी भी जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आया, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स का एपिथेलियल टिश्यू होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप की, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखो वैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो वो सरफेस से ही क्वेश्चन आ जाता है टिश्यू में, कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे पूछ लिया कि इसमें, इसकी इस लेयर में या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में कौन सा टिश्यू है। इतना ज्यादा डिटेल में वो नहीं जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएगा कि आपसे ये पूछे कि स्किन में, या फिर मान लो कि सलाइवरी ग्लैंड में या पैनक्रियाटिक डक्ट में
किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि पैंक्रियाटिक डक्ट की इनर लेयर पे कौन सा टिश्यू होता है। तो आपने बोल देना है एपिथेलियल टिश्यू, वो तो आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हो ना एपिथेलियल टिश्यू का। बाकी इतना ज्यादा अंदर जाके वो नहीं पूछेगा, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है इसलिए मुझे तो पढ़ाना ही है। तो यहाँ पे देखो एपिथेलियल टिश्यू जो सिंपल है, सिंपल का मतलब क्या है कि भाई जिसमें एक सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे मेरा मतलब क्या है कि सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल की देखो एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है तो वो सिंपल। अब वो जो उसमें सेल्स है ना उसकी शेप कैसी है, उसके शेप के आधार पे फिर से फर्दर इसको 5 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ओके। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि इसकी जो सेल्स होती है, ऑफ कोर्स एक तो सिंपल में आते हैं तो सिंगल लेयर ही होगी ना सेल की, और कैसी होगी इस तरह से स्क्वैमस, ऐसी शेप की सेल्स होंगी, ठीक है। सेल्स एक दूसरे के साथ टाइट एसोसिएशन में होंगी, कॉम्पैक्ट होगी। तो ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है ना कैसी होती है, चपटी, ठीक है। तो इसमें सेल्स कैसी है, फ्लैट सेल्स है, एक चपटी लेयर बना रही है, ठीक है। अब मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ पे होता है। तो देखो एक तो ये जो चपटी लेयर है कहाँ पे है, हमारी स्किन में है ना। तो ऐसे याद हो जाएगा कि स्किन में स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। और देखो माउथ की जो लाइनिंग होती है ना, अब तुम अपना मुंह खोल के देखोगे वहां पे भी कैसी सेल्स है, चपटी सेल्स है, ठीक है। तो लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस यानी कि तुम्हारी भोजन नलिका, फूड पाइप है ना। तो फूड पाइप की भी जो, अब अंदर से फूड पाइप भी तो खाली है ना, उसी में से तो खाना होके जाता है नीचे स्टमक में। तो ईसोफेगस की जो इनर लाइनिंग है वहां पे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई यानी कि एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, और ये लंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब जहां पे एक्चुअल में वो जो सरफेस है ना जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हमें कौन देता है, लंग में एल्वियोलाई। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जहां जहां तुम्हारी बॉडी में एक्सचेंज हो रहा है चीजों का, जैसे कि लंग में क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो उस एक्सचेंज के लिए वो जो सरफेस प्रोवाइड करने का काम है वो कौन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। मेरी बात समझ में आ रही है, शांत दिमाग से सुनो कि बॉडी में जहां जहां भी कोई भी मटेरियल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, या वहां से इस तरफ किसी भी डायरेक्शन में, तो वहां हमेशा कौन सी सेल की लेयर है एक्सचेंज में भी, वहां पे है एपिथेलियल सेल की लेयर। और बॉडी में जहां कोई एब्जॉर्प्शंस, चीजें एब्जॉर्ब हो रही है वहां एपिथेलियल सेल है, या फिर एक्सक्रीशन हो रहा है, चीजें जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे बाहर निकल रही है, एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, वहां एपिथेलियल टिश्यू है। या फिर रीजनरेशन करना है, मान लो कि न्यू लेयर बनानी है सेल्स की। अब स्किन में क्या होता है, पुरानी स्किन जो पुरानी सेल्स हैं वो वहां से हटके निकलती रहती है, और उसकी जगह पे क्या होता है उसको रिप्लेस करके वहां पे न्यू सेल्स आती रहती है। तो ये कंटिन्यूअसली ये जो सेल डिविजन हो रहा है, ये भी रीजनरेशन वगैरह भी, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। तो अब गैसेस का एक्सचेंज का हो रहा है लंग्स में, उसके लिए जो यूनिट है वो कौन है, एल्वियोलाई। लंग की यूनिट क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की भी जो सरफेस है वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। तो मैं आपको ऐसे बताऊं कि सपोज दिस इज एल्वियोलाई, है ना, इस तरह से एक बलून शेप का स्ट्रक्चर होता है ये एल्वियोलाई। तो इसमें ये जो लेयर है सेल की लेयर, ये जो आपको एक सिंगल पतली सेल की लेयर दिख रही है जहां पे इस तरह की सेल प्रेजेंट होंगी, है ना, ये कौन सी सेल है, ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, जो किसका एक्सचेंज करवा रही है, गैसेस का, है ना। CO2 यहाँ पे आ रहा है और बाहर निकल जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो फिर कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्लड में, ठीक है। तो देखो ये जो ब्लड वेसल है इसकी भी जो लेयर है ये किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू की। तो आप कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो ना, इसका कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ये सब इतना रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली तुम्हें आंसर आएगा।
अगर तुम कॉन्सेप्ट समझोगे तो। उसके बाद नेक्स्ट देखो सीलोमिक कैविटी। सीलोमिक कैविटी या सीलोम का मतलब क्या है? इसका मतलब है बॉडी कैविटी। अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी में खाली जगह होती है ना, उस खाली जगह को बॉडी कैविटी बोलते हैं, जहां हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उस बॉडी कैविटी की लाइनिंग्स भी किसकी बनी होती हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। और टेस्टिस में रीटी टेस्टिस। अब अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रखी है तो आपको ये सब समझ आ रहे होंगे नाम क्या क्या है, बाकी तो मैं डिटेल में बता ही रही हूँ। बट रीटी टेस्टिस भी अगेन फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उठ के आ गया है। टेस्टिस आपको पता है कि मेल का ये सेक्सुअल ऑर्गन है जहां पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और उसी में डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स टेस्टिस से निकलते हैं, जिसे रीटी टेस्टिस बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि डक्ट की जो लाइनिंग होती है वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो इसका मतलब रीटी टेस्टिस पे भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। कौन सा वाला? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, अब बोर्ड पे काफी ज्यादा मैंने लिख दिया है, इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्यूबॉइडल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है भाई? ये सिंगल, एक तो सिंगल सेल का लेयर है, लेकिन उस सेल का शेप कैसा है? क्यूब जैसा शेप है। ठीक है, क्यूबॉइडल यानी कि ऐसे क्यूब जैसा शेप है, इस तरह की सेल की लेयर। समझ गए? ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना। तो जहां जहां पे भी चीजों को हमें एब्जॉर्ब करना होगा ना, वहां पे हम देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हमें मिलेगा। इसके अलावा बाकी सारे काम तो वही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड ऑल। ठीक है, तो ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स की जो लाइनिंग्स होती है वहां पे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है? माउथ में, जो सलाइवा सिक्रीट करती है, वहां क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाज या अग्न्याशय जो है वो आपको पता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करता है। ठीक है, तो किस में सिक्रीट करता है? एक डक्ट में, है ना। इस तरह से ये पेनक्रियाज ऑर्गन है और इससे निकलती है एक डक्ट, डक्ट यानी कि ट्यूब, जिसको कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। तो बच्चों इस डक्ट की जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग में भी एपिथेलियल टिश्यू है, और कौन सा वाला? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। आपको ना ये याद रखना कि ये एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड काम करता है, तो ये ग्लैंड्स वगैरह में भी प्रेजेंट होगा। अब हो गई थायराइड वेसिकल। थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्लैंड है जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। थायराइड ग्लैंड में छोटी छोटी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। उन वेसिकल्स की लाइनिंग भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। मैं दोबारा बता रही हूँ, इतना ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि किस ऑर्गन में कौन सा है। तो मतलब एपिथेलियल टिश्यू तो वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, अगर इतना भी आप याद कर लेते हो तो चल जाएगा। वो टाइप्स पे जाके इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास समय है और आप इस चीज को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद ओवरीज की लाइनिंग पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। किडनी में, अच्छा किडनी की जो यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। किडनी की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन भी आपको पता है हॉलो है, अंदर से ट्यूबलाइक है, उसकी भी जो लाइनिंग है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। उसके बाद हमारी आईज में, आईज की जो इनर लेयर है आई की, जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना की भी लाइनिंग पे कौन सा टिश्यू है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो कॉलमिनर। अब अगेन नाम से समझ में आ रहा होगा, कॉलमिनर यानी कि ऐसे कॉलम। ठीक है, ऐसे कॉलम की शेप की सेल्स है, लंबी लंबी सेल्स है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? कॉलमिनर प्रेजेंट होती है जो हमारा स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग। ठीक है, स्टमक की इनर लाइनिंग पे। और गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है? ये भी स्टमक में होती है, जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। और गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है? डाइजेशन करना, खाने को पचाना। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ होगी? इंटेस्टाइन में होगी। ठीक है, यानी कि आंत में, छोटी आंत में प्रेजेंट होती है ये ग्रंथि। इसका काम क्या है? ये भी कुछ जूस निकालती है और उन जूसेस का काम होता है डाइजेशन करना फूड का। ठीक है, उसके बाद पेनक्रियाटिक लॉब्यूल्स। पेनक्रियाज में कुछ लॉब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
वहां पे भी ये कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड, सीलिया का मतलब स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे मतलब एपिथेलियल टिश्यू है और उसमें से इस तरह के अगर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियल। अब इसको भी तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे समझ सकते हो। तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि नोज, नेजल कैविटी, नाक से जो अंदर कैविटी जा रही है वो, ठीक है, वो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, फिर ट्रैकिया वगैरह ये सब। तो नेजल कैविटी में क्या हो रहा है एक्चुअल में, तुम्हें दिखता भी होगा कि स्मॉल हेयर तो प्रेजेंट होते ही है, उसके अलावा वहां पे जो एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है वो कैसी है, सीलिएटेड एपिथेलियल, ऐसे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स उन सेल से निकले हुए हैं। इनका काम क्या है कि हम जब इनहेल करते हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, उस टाइम पे क्या हो रहा है, एयर के साथ साथ हो सकता है कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ पॉलन ग्रेन्स, कुछ जो है वो वेस्ट मटेरियल, इस तरह की चीजें भी हो सकते हैं अंदर जाए। तो हमें क्या करना है, उस ट्रैक में एयर को प्योरीफाई करना है, ठीक है। तो एयर को प्योरीफाई करने के लिए ये जो इम्प्योरिटीज है उनको रास्ते में ही ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे इस तरह की एपिथेलियल सेल की लेयर प्रेजेंट है, सीलिएटेड। ये सीलिया क्या करेंगे, जो भी वेस्ट है, जो भी इम्प्योरिटीज है उनको ना ट्रैप करने का काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पकड़ने का काम। तो आप कैसे याद रखोगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिएटेड एपिथेलियल होता है। उसके अलावा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जो ओवरीज से एग को रिसीव करती है, तो फेलोपियन ट्यूब में भी इस तरह की फिम्बरी होती है और अंदर क्या होता है, अंदर यहाँ पे इस तरह के एपिथेलियल सेल है जिनसे ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। क्यों, क्योंकि एग को इसके अंदर अपनी जर्नी करनी है ना, एग को यहाँ पे मूव करना है, सरक के उसको किधर जाना है, यूट्रस में जाना है, तो एग को उसके रास्ते पे खिसकाने का काम ये सीलिया करेंगे, ठीक है। ऐसे हिलेंगे तो हिलने की वजह से क्या होगा, ये जो एग है वो मूव करेगा आगे और फिर यूट्रस तक अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा। इसलिए फैलोपियन ट्यूब में भी कौन सी लेयर है, एपिथेलियल की, सीलिएटेड एपिथेलियल। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है देखने में लगती है मल्टी लेयर्ड, मतलब देखने में हमें अपीयरेंस ऐसी देगी जैसे इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बट एक्चुअल में होती नहीं, होती है सिंगल लेयर, ठीक है। तो ये कहाँ होती है, ये होती है ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में, लार्ज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, ट्रैकिया से ही निकलने वाली ब्रांचेस है जो लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है। तो वहां पे लार्ज ब्रोंकाई में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल के टाइप्स पढ़े हैं, अब हम कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है केवल उतना ही बताऊं, ज्यादा क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इतना ज्यादा पढ़ने से। तो मैंने कोशिश की है कि मैं वही चीजें आपको इस एपिथेलियल टिश्यू के जो हमने टाइप्स पढ़े हैं वो वही बताओ, जितना कि तुम्हारे क्वेश्चन जहां से आने के चांसेस है, ठीक है। फालतू की एक्स्ट्रा चीजें मैंने कवर नहीं करी है, शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश की है कि अपना काम हो जाए और हमें किसी तरह का कोई लॉस ना हो। उसके बाद भी आपकी मर्जी। चलिए तो अब हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है। कंपाउंड का मतलब है यार, सिंगल का मतलब था कि सिंगल लेयर, सिंपल का मतलब था सॉरी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल है। तो कंपाउंड का मतलब क्या है, मल्टी लेयर्ड, ठीक है। कंपाउंड, कोई चीज कंपाउंड हो गई है यानी वहां पे सेल्स की मल्टीपल लेयर्स है, क्लियर है। अब ये दो तरह का है, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, है ना। स्ट्रेटिफाइड यानी कि मेनी लेयर्स ऑफ सेल, मेनी लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स ओनली, ओके। टिश्यू है तो एक जैसी सेल होंगी, तो मेनी लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, जिसमें क्या है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है ना, सबसे जो बेसल लेयर या इनर लेयर होती है वो या तो क्यूबॉइडल होती है, मतलब क्यूब शेप की होती है, और फिर इनके ऊपर और फर्दर बहुत सारी लेयर्स होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे डिफरेंट लेयर्स है तो हो सकता है वो अपनी शेप चेंज कर ले, क्लियर है।
लेकिन जो बेसल लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर है, वो या तो क्यूबॉइडल होती है या फिर वो कॉलमिनर होती है। ये बात समझ में आई? सबसे नीचे वाली या क्यूबॉइडल या कॉलमिनर। उसके बाद जो फिर डिफरेंट लेयर्स हैं एपिथेलियल सेल की, हो सकता है उनकी डिफरेंट शेप हो। मेनी लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल है वो भी अकॉर्डिंग टू सेल का शेप कैसा है उस आधार पे ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ठीक है, जैसे स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड, कॉल्यूमिनर स्ट्रैटिफाइड, ये सब हमने सिंपल में पढ़ा था ना, ये डिफरेंट शेप। तो यही डिफरेंट शेप, वो सारा जो तुमने सिंपल में पढ़ा था वही सारा स्ट्रैटिफाइड में भी तो अप्लाई होगा, क्योंकि वो शेप के बेस पे ही था। यहाँ पे भी अगर कॉलमिनर है तो कॉलमिनर स्ट्रैटिफाइड, अगर स्क्वैमस है तो स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड, ऐसे डिफरेंट नाम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। उसके बाद देखो नेक्स्ट है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल में होती है 4 to 6 लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल वाला? ट्रांजिशनल को यूरोथेलियम भी बोलते हैं, यूरोथेलियम, क्योंकि आपको ऐसे याद रखना है कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है ना, यूरिनरी ट्रैक है मतलब जहां पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है और जहां से यूरिन पास होता है, वो वाला पूरा ट्रैक, वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियल प्रेजेंट होगा, जिसे यूरोथेलियम भी कह रहे हैं। जैसे यूरेटर, यूरेटर मतलब कि ये किडनी से निकलने वाली ये ट्यूब यूरेटर है, ठीक है। तो यूरेटर की जो लाइनिंग्स है वहां पे, और यूरिनरी ब्लैडर, फिर यहाँ पे एक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को स्टोर कर रहा है, इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसकी लाइनिंग्स में यूरिथ्रा, यूरिथ्रा जो यूरिन को कैरी कर रहा है ना, वहां पे यूरिन को जो पास कर रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है। यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ ना, मतलब बॉडी टाइप जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता गया और जटिल होता गया, तो हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाए। ठीक है, क्योंकि हर सेल को, हर टिश्यू को सारी चीजें चाहिए, न्यूट्रिएंट भी चाहिए, गैसेस भी चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, ऑक्सीजन इनटेक करना, एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज करना, ये सारे जो बेसिक फंक्शन है वो तो हर सेल करती है ना। तो एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो क्या करे, इन सारी की सारी चीजों को, सारे ऑर्गन्स को ना जोड़ के रखे, उन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखे। तो तब इवोल्यूशन हुआ किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू कौन सी लेयर से बनता है? मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू में बताया था कि 3 जर्मिनल लेयर्स होती है जिससे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यू, सेल वो सब बनते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू बनता है मीजोडर्म से। मीजोडर्म यानी वो जो बीच वाली लेयर थी, मिडिल लेयर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, मिडिल लेयर से बच्चों कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है मैंने अभी आपको बताया, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना, कनेक्ट करना, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये किसका काम है? कनेक्टिव टिश्यू का काम है। इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ये कनेक्ट करके रख रहा है हमारी पूरी बॉडी को। अब इसके टाइप देखो, इसके 3 टाइप है। ठीक है, एक है वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट इज वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, इसका नाम है प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। देन थर्ड इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब वेस्क्यूलर आप पढ़ते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हो, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम पढ़ते हो ना। तो वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा? इसमें आपके आएंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कौन से कनेक्टिव टिश्यू आएंगे आपके? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और वो क्या है? एक तो है ब्लड। ब्लड आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है ना, मतलब बॉडी के जिस भी पार्ट को, क्योंकि यार सारे ऑर्गन्स अपनी अपनी लोकेशन पे फिक्स है। अब मान लो तुम्हारे दिमाग को खाना चाहिए, पानी चाहिए, जो भी सप्लाई चाहिए, जिन भी चीजों की है ना, इंपॉर्टेंट चीजों की सप्लाई, तो दिमाग तो पेट के पास जाएगा नहीं कि मुझे भूख लगी है खाना दे। समझ रहे हो मेरी बात? ब्रेन तक फूड को पहुंचाना पड़ेगा,
है ना, कौन पहुंचाएगा, ब्लड। क्लियर है। तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ओके, इट कम्स अंडर वेस्क्यूलर टिश्यू। और लिम्फ जो होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है या कलरलेस, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और बच्चों इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो सेम किसके जैसी होती है, ब्लड प्लाज्मा। लिम्फ की कॉम्पोजिशन सेम ब्लड प्लाज्मा के जैसी होती है, ठीक है, जैसा ब्लड का प्लाज्मा होता है वैसा लिम्फ होता है। अच्छा चलो, हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे, तो ब्लड जो है फिर इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। क्लियर है। ब्लड प्लाज्मा जो है वो क्या है, देखो अगर आप ब्लड में से उसकी सेल्स हटा दो, मतलब ब्लड सेल्स जितनी भी है वो सारी आप हटा दो, तो बाकी जो भी कुछ बचा हुआ रह गया ना वो है ब्लड प्लाज्मा, जिसके अंदर आपका 90% तो वाटर ही है। उसके अलावा आपके इसके अंदर सॉल्यूट है ना, क्या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट, आपके एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्लाज्मा के प्रोटीन्स जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। आयंस हो गए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, जिंक, मैग्नीशियम, ये डिफरेंट आयंस हो गए। ये सारी चीजें, ऑर्गेनिक चीजें, इनऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, प्रोटीन्स, वाटर, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीजें प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड, ओके। उसके बाद ब्लड सेल्स। ब्लड सेल 3 तरह की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बाकी ब्लड जो डिटेल में है, आरबीसी का फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स क्या है, ये डिटेल में टॉपिक यहाँ पे लेने का नहीं है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी जब मैं आपको करवाऊंगी उसमें मैं आपको ब्लड का डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी, ठीक है। अभी केवल इतना याद रखो, वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड और लिम्फ। क्लियर। उसके बाद सेकंड पे आओ, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, है ना, या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसमें आपका आएगा एडिपोज टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, आपके कुछ फाइबर्स आएंगे, ठीक है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे डिफरेंट टाइप्स हैं। अब सबसे पहले देखो एडिपोज टिश्यू, है ना। एडिपोज टिश्यू कहां पर होता है और इसका काम क्या होता है, तो पहली बात तो इसको अपन फैट टिश्यू भी बोल सकते हैं। हमारी बॉडी में जितना भी फैट स्टोर हो रहा है ना, लिपिड्स या फिर फैट जो भी एक्स्ट्रा है वो सब क्या करती है, बॉडी स्टोर करके रख लेती है ताकि वो इन फ्यूचर यूज कर सके। तो फैट जितना भी स्टोर हो रहा है वो किस में स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में। और एडिपोज टिश्यू की जो लेयर है वो कहां पर होती है, वो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू की लेयर हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। ये कौन सा टिश्यू है, ये फैट टिश्यू है, जहाँ पे हमारा फैट, एक्स्ट्रा फैट जो है वो डिपॉजिट होता है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू। अब इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, एरियोलर यानी ऐसे समझ लो कि इसकी जो सेल्स है वहां पे ना एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। एरियोलर यानी कि उसकी सेल के बीच में एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, यानी कि एयर वहां पे फिल्ड अप रहेगी। तो ये क्या करेगा, एक बेयॉन्सी, एक हल्कापन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये हो गया। उसके बाद प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में फर्दर एग्जांपल्स है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मतलब ये कैसा वाला कनेक्टिव टिश्यू है, ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। बॉडी में फाइबर्स, जैसे प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं ना, लॉन्ग प्रोटीन फाइबर्स, तो ये फाइबरस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो कोलेजन फाइबर है ये हमारी मसल्स में भी होता है, ठीक है। कोलेजन फाइबर मसल में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में लिंक करने का काम करता है, ठीक है। जो टेंडन्स होते हैं वहां पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होता है। तो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है और इसके अंदर आता है कोलेजन फाइबर्स। उसके बाद येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसका एग्जांपल है इलास्टिक फाइबर्स, जो इलास्टिसिटी, देखो कोलेजन फाइबर का मेन काम है स्ट्रेंथ देना, ठीक है। कोलेजन फाइबर का मेन काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना।
और इलास्टिक फाइबर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, इलास्टिक फाइबर्स का काम क्या होगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। क्लियर? तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू समझ आया। उसके बाद थर्ड टाइप पे आ जाओ, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू यानी कि आपकी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों का ढांचा है ना हमारी बॉडी अंदर से, तो वो किससे बना हुआ है, हड्डियां हैं सारी की सारी, वो कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। उस फ्रेमवर्क के अराउंड ही तो सारे बॉडी ऑर्गन्स, मसल्स और स्किन लेयर है, और ऐसी ही तो बॉडी बनी है। तो इसमें आ गया एक तो बोन और एक आ गया इसमें कार्टिलेज। ठीक है, बोन और कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, याद रहेगा। बोन हार्ड स्ट्रक्चर है, काफी हार्ड है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बोन में कौन सा प्रोटीन होता है और बोन की सेल्स को क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। यार बोन कितने हार्ड स्ट्रक्चर है, अगर आप बीच में तोड़ना मोड़ना चाहो तो पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। जहां पे बॉडी में मूवमेंट भी हो रहा है तो हम वहां से मूव कर पा रहे हैं जहां पे जॉइंट्स है। अगर मैं अपना हाथ मूव कर रही हूँ तो देखो यहाँ पे जो जॉइंट है वहीं से तो मूव हो रहा है ना, या यहाँ पे जो रिस्ट में जॉइंट है वहीं से मूव हो रहा है। ठीक है, बीच में से मैं इस हड्डी को मूव करना चाहूँ तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, क्योंकि बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन जो कार्टिलेज है वो बोन की कंपैरिजन में थोड़ी सी सॉफ्ट और थोड़ी सी इलास्टिक नेचर की होती है। क्लियर? ऐसे समझ लो कार्टिलेज भी बोन का छोटा भाई है। बोन बहुत हार्ड और रफ है, लेकिन कार्टिलेज जो है वो थोड़ी सी शरारती है, उसमें क्या है, थोड़ी सी सॉफ्ट है और उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना यानी ये जो कान है हमारा, इसको तोड़ मोड़ सकते हैं ना, तो अब मैं फनी लगूंगी ऐसे करके दिखाऊंगी तो, बट ईयर पिन्ना जो है वहां पे आप अपने खुद के कान को मोड़ के देख लो, मुड़ जाता है आराम से। तो ये जो पतली सी लेयर है अंदर, आप दबा के देखोगे ना तो हार्ड भी है, तो हार्ड भी है मगर साथ ही साथ थोड़ी इलास्टिसिटी भी है, तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद बोन में कौन सा प्रोटीन है, ओसिन प्रोटीन है बोन में। ठीक है, कौन सा प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन। लेकिन कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। बोन की जो सेल्स हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, बोन की सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट। क्लियर? लेकिन कार्टिलेज की सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, जगह ही नहीं है बोर्ड पे, कॉन्ड्रोसाइट्स या फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। तो जितना मैंने बताया है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद अब हम चर्चा करने वाले हैं हमारे थर्ड टिश्यू के टाइप पे, जो है मस्क्यूलर टिश्यू। देखिए स्टूडेंट, जो मस्क्यूलर टिश्यू है, ठीक है, थर्ड टाइप है, और मस्क्यूलर टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे मेन फीचर क्या है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रेजेंट होती है। मतलब कि इसकी जो सेल्स होती हैं उसमें एक स्पेशल पावर होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की एंड देन अगेन रिलैक्स करने की, है ना, कि इसकी सेल्स जब भी इनको सिग्नल मिला तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिग्नल खत्म, वापस रिलैक्स हो गई। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये इनमें कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये तो इसका बहुत स्पेशल फीचर है। ठीक है, उसके बाद देखो मसल की जो सेल्स हैं उसको बोलते क्या है, मसल की सेल को बोलते हैं मायोसाइट। अब मसल क्या है, इट इज अ टिश्यू, तो फिर ये सेल से ही तो मिलके बना होगा ना। ठीक है, तो इनकी सेल्स का नाम है मायोसाइट या मसल फाइबर। समझ में आया? एक दूसरा स्पेशल फीचर क्या है कि इनमें इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होना थोड़ी शुरू कर देती है, नहीं, उसको सिग्नल मिलता है। सिग्नल कहां से मिलता है, ब्रेन से उसको सिग्नल मिलता है। ठीक है, ब्रेन से सिग्नल किस फॉर्म में मिलता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ चेंजेस आते हैं, है ना, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी मिलती है, और तब ये सेल्स जो होती है वो एक्साइट हो जाती है, और इनके अंदर फिर कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होने लगता है। ठीक है,
तो ये मायोसाइट कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं, ये सब समझ में आया। अब देखो कि ये जो मायोसाइट है या मसल की, अब एक सेल की मैं बात कर रही हूँ, इन सेल्स में सपोज कि ये मसल सेल है, इसको आप मान लो कि ये एक मसल सेल है। ये होती कैसी है, ये होती है लॉन्ग, नैरो, थिन, फाइबर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है, अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है, कोशिका की जो झिल्ली है, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। इसके अंदर, मसल की सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली होता है, अंतः द्रव्य जालिका, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मसल की सेल में, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बहुत ढेर सारी मात्रा में कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखती है, कैल्शियम आयन का स्टोरेज करती है, क्योंकि कैल्शियम आयन की बहुत जरूरत पड़ती है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मसल सेल के बारे में या मायोसाइट के बारे में जब भी तुम बात करोगे तो उसके साथ एक शब्द, एक टर्म जुड़ा हुआ होगा, सार्को। अगर उसकी लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सार्कोलेमा। अगर उसका साइटोप्लाज्मा है मसल की सेल का, तो क्या बोलोगे, सार्कोप्लाज्मा, है ना। सार्को वर्ड आप यूज करो मसल सेल के लिए। अगर उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखती है, तो उसको आप क्या बोलोगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मसल की सेल के अंदर ऐसा क्या है जो इतना उसमें हाई कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रेजेंट है, भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई एंड देन फिर रिलैक्स हो गई, तो ऐसा क्या है, तो यहाँ पे दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और है एक्टिन फाइबर, और एक्टिन की जो मोटर प्रोटीन होती है वो होती है मायोसिन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्टिन और मायोसिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप बताओगे कि ये मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होंगे एक्टिन और मायोसिन, ये जो तुमने सार्कोप्लाज्मा पढ़ा है ना, मतलब मसल की सेल का जो साइटोप्लाज्मा है उसके अंदर ऐसे ये फाइबर लाइक प्रोटीन के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और क्या है वो, एक्टिन और मायोसिन, इस साइटोप्लाज्मा के अंदर, ठीक है, मसल की सेल के साइटोप्लाज्मा के अंदर। अब मसल सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मसल सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि बॉडी में जो मूवमेंट हो रहे हैं, बॉडी में जो भी अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे हैंड मूवमेंट हो रहा है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, मेरे फेस में मूवमेंट हो रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस आना, जेस्चर्स आना, ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है, मसल, क्योंकि मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है ना। बॉडी में मूवमेंट, हमारी बॉडी में लोकोमोशन, ये सब किसके वजह से होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हड्डियां जो हैं वो तो मूव कर नहीं सकती, ओके, बोन्स जो होती है वो नॉन मूवेबल होती है, लेकिन बच्चों बोन के साथ हमारी मसल्स कनेक्टेड होती है, ठीक है, बोन को ना मसल्स ने जोड़ रखा होता है, और एक्चुअल में ये जो मूवमेंट है वो बोन में नहीं होता, वो मसल में होता है। जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो अपने साथ साथ बोन को भी मूव करवाती है इधर उधर, जहां पे भी जॉइंट्स है वहां से, ठीक है। तो बोन को मूवमेंट कराने का काम भी कौन कर रही है, मसल। अगर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाए ना, तो हमारे ऑर्गन्स, हाथ पैर, लिम्स जैसे है वैसे ही रह जाएंगे, इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलना फिरना, लोकोमोशन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का रोल कहां पर है, लोकोमोशन में, मूवमेंट में। अभी मैं लिख पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे हाथ की जो मसल्स है ना उनमें कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है, तो वो साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्या कर रही है, मेरे बोन्स को मूव करवा रही है, ठीक है। और फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, स्पीच, बोलना,
इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मसल्स। इसके अलावा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें भी तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक है, हम जब खाना खाते हैं तो स्टमक भी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम जब खाना निगलते हैं तो हमारी फूड पाइप भी तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो वहां पे भी जो है वो मसल्स की लेयर प्रेजेंट है, उन ऑर्गन्स के अंदर भी मसल की लेयर प्रेजेंट है जो उन ऑर्गन्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं और वो डिफरेंट फिर अपने अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते, हमने ये तो पढ़ा कि मसल्स का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि मसल्स कितने तरह की होती है, ठीक है। तो मसल्स जो है वो 3 तरह की होती है। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले है स्ट्राइटेड, स्ट्रिप्टेड या वॉलेंट्री मसल्स। 3 तरह के नाम लिख दिए मैंने, अभी बताऊंगी इनका मतलब। जो सेकेंड टाइप है वो है इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है, या फिर स्मूथ मसल। इसको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, एक और नया नाम आ गया स्केलेटल मसल। और जो थर्ड है वो है कार्डियक मसल। बच्चों 3 तरह की मसल होती है। एक है अपनी स्ट्राइटेड, स्ट्रिप्टेड, वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल, ठीक है। दूसरा है इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल, या फिर अनस्ट्रिप्टेड या नॉन स्ट्रिप्टेड अनस्ट्राइटेड मसल। इसको अनस्ट्राइटेड भी बोलते हैं, अनस्ट्राइटेड मसल। और जो थर्ड टाइप है वो है कार्डियक मसल, ठीक है। सबसे पहले इसे समझो कि स्ट्राइटेड या वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल मैंने क्यों कहा है और ये कहाँ होती है। सबसे पहली बात तो ये वो वाली मसल है जो हमारे विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करती है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री का मतलब क्या है कि जो हमारी मर्जी से हम लोग अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहेंगे तभी उस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो वॉलेंट्री मसल है ये किसके कैसे काम करती है? अकॉर्डिंग टू आवर विल, ठीक है। हमारे विल के हिसाब से, हमारी इच्छा शक्ति के हिसाब से ये कार्य करती है। और उसके बाद नेक्स्ट बात देखो कि इसको हम स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल क्यों बोला? अच्छा, तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम क्या है? बोन्स। तो बोन्स के साथ तुम्हारी कौन सी मसल्स जुड़ी हुई है? ये वाली, इसलिए इसको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। मैंने अभी कहा था ना कि जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है वो बोन में नहीं होता, वो मसल में होता है। और मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो अपने साथ बोन को भी अपने साथ वो बोन को भी मूव करवा सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं। स्केलेटल मसल जो है, अब समझो मेरी बात को कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मेरी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है, मेरे हैंड में जो भी मूवमेंट हो रहा है, वो सब क्या है? वो सब मेरी इच्छा शक्ति से हो रहा है ना, ठीक है। अगर मैं भी नहीं पढ़ाना चाहूँ और मैं जाके बैठ जाऊं तो मैं बैठ सकती हूँ, तब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा मसल में, अगर मैं बॉडी मूवमेंट नहीं करूंगी तो, ठीक है ना। तो ये सब हमारी विल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो जो भी यहाँ पे मूवमेंट हो रहे हैं बॉडी में, हम अब तुम जाना चाहो उठ के तो तुम जा सकते हो, तो तुम्हारी बॉडी में वो मूवमेंट हो रहा है ना, तो तुम्हारी इच्छा शक्ति से वो कंट्रोल हो रही है चीजें। इसलिए तो ये जो वॉलेंट्री मसल है, हमेशा याद रखोगे कि ये तुम्हारी बोन्स को जोड़ेंगी, तभी तुम लोकोमोशन या मूवमेंट कर पाओगे। और स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्टेड इनको क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर जब आप इन मसल्स को ऐसे ऑब्जर्व करोगे, माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, तो आपको ना इनके ऊपर स्ट्राइशन मिलेगा। स्ट्राइशन यानी कि बैंड्स मिलेंगे इन मसल के ऊपर। कैसे बैंड्स देखने को मिलेंगे? डार्क बैंड है ना, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क हो गई है, फिर आपको लाइट दिखेगा, फिर डार्क हो गया है, फिर लाइट, ऐसे लाइट डार्क आपको इसकी मसल के ऊपर अपीयरेंस देखने को मिलेगी। इसलिए इस मसल को स्ट्राइटेड, क्योंकि स्ट्राइशन प्रेजेंट है।
और स्ट्रिप्टेड मसल बोलते हैं। अब समझो ये होगी कहाँ पे, स्ट्राइटेड मसल कहाँ पे होगी, तुम्हारे लिम्स में, मतलब हाथ पैरों की जो मसल्स हैं वहीं से लोकोमोशन या मूवमेंट हो रहा है, तो वो हमारी स्ट्राइटेड मसल्स है। ठीक है, यहाँ पे हाथ में, पैर में, मेरे जो भी मसल्स है, थाइज में, वो सब स्ट्राइटेड मसल। उसके अलावा आप देखो मैं बोल रही हूँ तो भी मेरी जो फेशियल बोन्स है या उनको जिन मसल्स ने कनेक्ट किया हुआ है, फेशियल मसल्स, वो भी स्ट्राइटेड मसल है। क्लियर है, समझ में आया ये वाला पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इनवॉलेंट्री मसल्स या फिर स्मूथ मसल या अनस्ट्रिप्टेड मसल, 3 डिफरेंट नाम है। इनवॉलेंट्री से आपको क्या समझ आ रहा है, इनवॉलेंट्री मसल वो जो हमारी इच्छा शक्ति या हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। ठीक है, तो ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, ये अपने ही तरीके से कंट्रोल होती है, हमारा इसके ऊपर कोई बस नहीं चलता। ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री है। और इसको स्मूथ क्यों बोला है, पहली और दूसरी बात, ये हमारे बोन्स को नहीं जोड़ती, ये हमारी बोन्स के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट होती है, तुम्हारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहां पे, उन ऑर्गन्स की वॉल में, उन ऑर्गन्स की दीवार में जो मसल है वो कौन सी है, ये इनवॉलेंट्री मसल या फिर स्मूथ मसल। ठीक है, तो ये उन ऑर्गन्स में, जैसे कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो स्टमक होता है, स्टमक में लगातार भाई कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इस तरह की प्रोसेस होती है जब हम खाना खाते हैं, फूड को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तो स्टमक की जो वॉल है वहां पे कौन सी मसल है, वहां पे ये स्मूथ मसल या फिर अनस्ट्रिप्टेड मसल या इनवॉलेंट्री मसल ही प्रेजेंट है। तुम अपनी मर्जी से स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो। तुम अभी बैठे बैठे सोच रहे हो कि मेरा स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाए, हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, तो हमारा बस नहीं चलता उसके ऊपर। जो जितने तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहां पे तुम्हारा कंट्रोल चलता है क्या, नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। हम लोग इनफैक्ट अवेयर भी नहीं है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब कॉन्ट्रैक्शन हुआ कब नहीं हुआ। ठीक है, तो वो सब किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल यहाँ पे, और इसके ऊपर कोई लाइट डार्क बैंड नहीं होते, इसलिए इसको अनस्ट्राइटेड या अनस्ट्रिप्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होता है हमारे इंटरनल या फिर हमारे विसरल ऑर्गन्स पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टमक की वॉल में है ना, ईसोफेगस की वॉल में, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को इकट्ठा करता है ना, वहां पे जो भी मसल्स हैं इनमें वो स्मूथ मसल्स हैं। उसके बाद थर्ड टाइप पे आ जाओ, कार्डियक मसल। अब मैं इसको हटा रही हूँ बिकॉज आई नीड सम स्पेस हियर। बच्चों अब थर्ड टाइप है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल याद रखोगे पूरी बॉडी में केवल एक ही ऑर्गन में प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल, और वो है हमारा हार्ट, हार्ट यानी हृदय। ठीक है, तो हृदय की जो वॉल या दीवारें होती हैं वो, उसको 95% वॉल, हार्ट वॉल किससे मिलके बनी होती है, कार्डियक मसल्स। क्लियर, कार्डियक मसल। तो यहाँ से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ट की वॉल में कौन सी मसल होती है। ठीक है, तो आप बताएंगे कार्डियक मसल होती है। अब कार्डियक मसल को ना तो हम वॉलेंट्री में काउंट करते हैं, ना ही हम इसको इनवॉलेंट्री में काउंट करते हैं। इसको हमने सेपरेट ही एक टाइप इसका दे दिया है, क्योंकि पूरी बॉडी में ये कार्डियक मसल केवल हार्ट में ही है और किधर भी नहीं है। ठीक है, बाकी पूरी बॉडी की मसल्स या तो वॉलेंट्री है या तो इनवॉलेंट्री है, लेकिन हार्ट की मसल कैसी है, कार्डियक मसल। आप जब भी हार्ट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ते हो तो बोलते हो ना कार्डियक सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियक का मतलब रिलेटेड टू हार्ट, बायोलॉजी में जहां ये वर्ड आया ना उसका मतलब होगा रिलेटेड टू हार्ट। तो कार्डियक मसल यानी हार्ट की मसल। ठीक है, कार्डियक मसल जो है अब वो काम कैसे करती है भाई, हमारे हार्ट में, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है ना, तो उसको पंप करने के लिए हार्ट को बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट। हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। जिस टाइम तुम्हारे हार्ट ने ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऐसे करना बंद कर दिया ना, उस टाइम हो गया काम अपना। ठीक है, तो इसको तो लाइफ टाइम जब तक हम जिंदा है कंटिन्यूअसली कार्डियक मसल को काम करते रहना पड़ता है।
है ना। जब भी कोई लाइफ सस्टेन करी है और जब तक वो जिंदा रहेगी लाइफ, ये हार्ट की जो कार्डियक मसल है ऐसे ही लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहेगी। ठीक है, चलो, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो तुम्हारी विल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है? नहीं। ठीक है, तुम्हारे बस में है क्या हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को रोक लो, या तुम्हारे बस में हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना चालू कर दो? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी जो एक्टिविटी है वो कैसी है? इनवॉलेंट्री मसल के जैसी। ठीक है, कार्डियक मसल की जो एक्टिविटी है वो कैसी है? इनवॉलेंट्री मसल की जैसी, जो हमारी मर्जी से काम नहीं करती, अपने अकॉर्डिंग काम करती है। और अगर तुम कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर देखोगे ना, मतलब अपीयरेंस में, तो कार्डियक मसल में भी तुमको ना लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलेंगे। मतलब स्ट्राइएशन, लाइट और डार्क बैंड से मेरा मतलब क्या है? स्ट्रिप्टेड, उस पे स्ट्रिप्स होंगी या स्ट्राइएशन होगा। इसलिए कार्डियक मसल स्ट्रक्चर की बात करें तब तो किसके जैसी लगती है? वॉलंटरी मसल के जैसी, लेकिन उसमें कंट्रोल उसका अलग ही है, अलग ही चलता है उसका। ठीक है, हमारे बस में कंट्रोल उसका है नहीं, तो थोड़ा सा फंक्शन वो इनवॉलेंट्री के जैसा हो गया। तो इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने उसको एक थर्ड कैटेगरी दे दिया। ठीक है, ये समझ में आया? मसल वाला टॉपिक समझ में आया? मसल वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आ गया अगर कि थाई मसल कौन सा टाइप है, आपके थाई में जो मसल है वो कौन सा टाइप है, फिर उन्होंने टाइप्स दे दिए, तो क्या बताओगे? स्केलेटल मसल है वो या वॉलंटरी मसल? एक ही बात है ना सारा, तो स्केलेटल, वॉलंटरी, स्ट्राइटेड, ऐसे। ठीक है, अगर उन्होंने दे दिया कि आपकी फूड पाइप में कौन सी मसल है, ठीक है, तो क्या बताओगे? स्मूथ मसल है। अगर उन्होंने दे दिया आपकी यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल है, किस टाइप की मसल, तो आप क्या बताओगे? कि या फिर ऐसे दे दिया कि यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी टाइप की मसल होती है, तो कौन सी टाइप की मसल होती है? वहां पे स्मूथ मसल होती है। अगर ऐसे दे दिया कि हार्ट की वॉल में कौन सी टिश्यू होता है, तो बताओगे कि कार्डियक मसल टिश्यू होता है हार्ट की वॉल में, है ना। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टाइप बचा है विच इज नर्वस टिश्यू। तो चलिए फटाफट उसके बारे में भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट टिश्यू का टाइप है वो है न्यूरल टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। अब जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि नर्वस टिश्यू है, तो ये क्या बना रहा है? ये किसी भी एनिमल का, किसी ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम बना रहा है। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के मेन कंपोनेंट या मेन ऑर्गन्स क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारा मस्तिष्क और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी जो टिश्यू है वो कौन सा है? नर्वस टिश्यू है। इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है, एक जाल है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं नर्व्स। हमें कहीं पे भी कुछ भी होता है तो वो जो सेंसिटिविटी है वो हमें किसकी वजह से मिलती है? नर्व्स की वजह से। ठीक है, तो पूरी बॉडी में ना नर्व्स का एक नेटवर्क या एक जाल फैला हुआ है। तो वो जो नर्व्स हैं वहां पे भी कौन सा टिश्यू है? नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू का मेन काम क्या है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम बनाता है, पहली बात तो ये। और फिर नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है कि ये पूरी बॉडी के ऊपर एक कंट्रोल और एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखता है। हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, जो भी उनको काम करना है, उन सब के लिए सिग्नल कौन देता है? सिग्नल तो भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही आ रहा है ना। तो इन सब के ऊपर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। क्लियर है? तो वही नर्वस सिस्टम ही है नर्वस टिश्यू से बना हुआ। अब नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, और तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नर्वस सिस्टम है या जो न्यूरल टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू जो है वो हम उसको 4 तरह की सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सेल या सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? न्यूरॉन्स। बिकॉज न्यूरॉन जो है इट इज द structural and functional unit of nervous system.
हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए न्यूरॉन का। और न्यूरॉन कहाँ बताया था मैंने बताया था न्यूरॉन जो होता है वो हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी की कौन सी है? न्यूरॉन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो फटाफट कैसा होता है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये है न्यूरॉन। क्लियर है? न्यूरॉन में यहाँ पे ये जो मेन पार्ट है ये अब है तो सेल ही, तो ये मेन इसका सेल वाला पार्ट है, ये वाला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी या फिर साइटोन। क्लियर हुई मेरी बात? इसमें ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये इसका क्या है बच्चों? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, अब सेल है तो सेल में न्यूक्लियस भी होगी, सारी चीजें होंगी, तो ये न्यूक्लियस और केंद्रक। इस सेल बॉडी से देखो बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है ना, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है। इन ब्रांचेस को कहते हैं डेंड्राइट्स। इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि जो भी सिग्नल आ रहा है ना, क्योंकि न्यूरॉन है भाई, उसमें क्या हो रहा है, जो इम्पल्सेस हैं, जो सिग्नल है वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन करते हैं? डेंड्राइट्स। उसके बाद ये जो सेल बॉडी है इससे बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर निकल रहा है, काफी लॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं, इस लंबे से स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन का काम क्या होता है कि जो भी इंपल्स है उसको ये सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। डेंड्राइट का काम क्या है कि जो भी स्टिमुलस या इंपल्स है उसको सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहा है। एक्सॉन इसको दूर लेके जा रहा है, अभी इसको दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा एक्सॉन है। अगर इस एक्सॉन के ऊपर इस तरह से एक शीट प्रेजेंट है, ठीक है, इफ कुछ न्यूरॉन्स में होती है, कुछ में नहीं भी होती। ठीक है, तो ये जो शीट होती है ये लिपिड की बनी होती है। एक्सॉन के ऊपर अगर इस तरह से प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइलिन शीट। ये माइलिन शीट अगर प्रेजेंट है तो ये जो न्यूरॉन है इसको कहेंगे कि ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अगर ये माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट तो इस न्यूरॉन को कहेंगे कि ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। ठीक है, और ये जो लास्ट में मैंने बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं इनको कहते हैं सिनेप्टिक बल्ब। इनको कहते हैं सिनेप्टिक बल्ब। और इन सिनेप्टिक बल्ब के अंदर स्टूडेंट्स भरा होता है केमिकल, और उस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, उस केमिकल को क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। पर इतना डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि न्यूरॉन में क्या क्या चीजें हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कौन सी चीज, वो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। मतलब 3 चीजें ऐसी होती हैं जो न्यूरॉन का पार्ट होती है और कोई एक ऐसी होती है जो उसका पार्ट नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूरॉन में क्या क्या है। न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी या साइटोन होता है, न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है, हो सकता है उसमें माइलिन शीट भी प्रेजेंट हो, और उसमें क्या होता है? सिनेप्टिक बल्ब। लास्ट में जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें कहते हैं सिनेप्टिक बल्ब। क्लियर है? ये सब न्यूरॉन में प्रेजेंट होती है चीजें। इसका काम क्या होता है? जो भी नर्व इंपल्सेस होते हैं उसको ये ट्रांसफर करने का काम करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरोग्लिया सेल्स जो है ना, पहली बात तो इसका काम इंपल्सेस को ट्रांसफर करने में इसका काम है ही नहीं। ठीक है, इंपल्सेस को ट्रांसफर करने में केवल न्यूरॉन का काम है और किसी का काम नहीं है। बाकी की ये जो सेल्स है ना, ये तो सपोर्टिंग सेल्स है जो नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, न्यूरोग्लिया सेल्स जो है वो न्यूरॉन्स को उनकी पोजीशन पे होल्ड करके रखने का काम करती है। ठीक है, हमारी जो पूरे बॉडी में नर्व्स का नेटवर्क है, वो नर्व्स में भी तो ये न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट है। इन न्यूरॉन से ही मिल के नर्व्स बनी है। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया सेल्स
इम्पल्सिस को ट्रांसफर करने में हेल्प नहीं करेंगे, ये केवल न्यूरॉन को उनकी पोजीशन पे होल्ड करके रखने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी तरह की सेल है, थर्ड टाइप की सेल, न्यूरोसेक्रेटरी सेल। मतलब ऐसे न्यूरॉन्स जो मॉडिफाई हो चुके हैं कुछ ना कुछ सीक्रेट करने के लिए, ठीक है। तो वो वाली सेल्स जो मॉडिफाई हो गई है कुछ सीक्रेट करने के लिए, उसको बोलेंगे न्यूरोसेक्रेटरी सेल। अब ये क्या सीक्रेट करेंगी, ये हार्मोन सीक्रेट करेंगी, ठीक है। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंडोक्राइन नेचर की हो जाती है और ये हार्मोन सीक्रेट करने का काम करती है। दूसरा है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स जो है एक तरह से ये वो वाली नर्वस सेल्स है या ये वो वाली न्यूरल सेल्स है जो बन गई हैं एपिथेलियल सेल की तरह, ठीक है। किसकी तरह बन गई हैं, एपिथेलियल सेल की तरह। खुद को अरेंज किसकी तरह कर रही है, एपिथेलियल सेल की तरह अरेंज कर रही है और इनका कोई काम नहीं है। जैसे कि एपिथेलियल सेल का काम है ना प्रोटेक्शन वगैरह देना है, सिंगल लेयर में अरेंज करके, बस उतना ही इसका काम है। इसका काम इम्पल्सिस को ट्रांसफर करने में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे ब्रेन की जो कैविटीज होती है वहां पे ये एपिडाइमल सेल्स ब्रेन कैविटीज में इनर साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन और न्यूरॉन में भी उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज हमने एनिमल टिश्यू कवर किया है, पूरा एनिमल टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, चारों टाइप्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इसकी वो मैंने सारी कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।